राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर गहलोत और पायलट गुट में शय और मात का खेल अब भी जारी है। विधायकी बचाने के लिए पायलट गुट ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। वहीं गहलोत गुट ने पायलट गुट के 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सियासी पारा इस वक्त आसमान पर है और लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का भी आरोप लगाया और दोनों विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को इसका मोहरा बताया। अब आपको बता दें कि पायलट गुट की अर्जी पर आज दोपहर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई है। स्पीकर के नोटिस को पायलट के 19 विधायकों ने चुनौती दी है। अब देखना यह होगा कि दोपहर बाद जब कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो इस मामले पर कोई फैसला देता है या फिर विधानसभा के पास ये विशेष अधिकार रखता है। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट में नई याचिका भी पायलट गुट की तरफ से लगाई गई है। पार्टी के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज उठा रहे हैं, इस याचिका में कहा गया है। तो याचिका का देखिए जो ये कंटेंट है या जो इसमें कहा गया उसको देखकर ये समझ आ रहा है कि विधायकी बची रहे, इसको लेकर भी पायलट गुट की तरफ से प्रयास है, क्योंकि हाथ से वो बाजी भी निकल जाएगी अगर विधायकी जो है वो रद्द होती है, उस पर एक्शन अगर विधानसभा स्पीकर ले लेते हैं तो इस आशंका से बचने के लिए ये कदम पायलट गुट की तरफ से कि एक और नई याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। हालांकि जो नोटिस दिया गया था विधानसभा की तरफ से 17 जुलाई उसकी आखिरी तारीख, यानी आज का दिन, आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। रणदीप सुरजेवाला ने आपसे कुछ ही देर पहले 2 विधायकों के निलंबन की बात कही थी, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया से भी भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप हमारे साथ शरद कुमार इस वक्त मौजूद हैं। शरद, देखिए जिस तरह के डेवलपमेंट्स राजस्थान में हुए हैं, हाईकोर्ट में अब एक नई याचिका भी लगाई गई है पायलट गुट की तरफ से और इसमें जो कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज उठा रहे हैं, पार्टी के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं, यानी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से विधायकी पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, लड़ाई तभी तक जारी रहेगी। देखिए, इंडिया टुडे मैगजीन के दिए गए इंटरव्यू के बाद पहली बार कानूनी रूप से सचिन पायलट और उनके साथियों ने कोर्ट में कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, हम सरकार गिराने की साजिश नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है गांधी परिवार बात कर रहा है पायलट से, एक तरफ यहाँ पर ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट जारी की जा रही है होटल के बाहर, दूसरी तरफ पायलट कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहना चाहता हूँ। तो अजीब सा एक आपस में अंदर लगता है कि सास बहू की सीरियल चल रही है कांग्रेस के अंदर, कभी एक गुट कुछ और दावा करता है, दूसरा कुछ और दावा करता है। इस बीच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी थे, उन्होंने कहा कि 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। उस मुकदमे में इन्होंने कल शाम को शिकायत दी थी कि ऑडियो टेप एक मिला है जिसमें से ये देखा जा रहा है कि निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एक दलाल संजय जैन पैसे के जरिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसकी सत्यता की जांच की जाए, उसके आधार पर एसओजी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संजय जैन से कल दिन भर पूछताछ की गई है, रात को छोड़ दिया गया था। आज संजय जैन वापस 10 बजे उसको बुलाया गया है एसओजी में। संजय जैन खैनी का कारोबारी है, कुबेर ग्रुप का, और उसी बीकानेर चूरू के इलाके का रहने वाला है। तो कुल मिला के एक तरह से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ से सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहना चाहता हूँ। सचिन पायलट ने पहली बार वकील के जरिए बात कही है। जी लौटेंगे आपके पास शरद, अहम जानकारियां यहां पर आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर गहलोत कैंप में कितने विधायक हैं? 100 विधायक हैं, 105 विधायक हैं, 90 हैं, या फिर इनकी अंतिम जो संख्या है वो कितनी है? बिल्कुल नया सही कह रही हैं आप। और देखिए यही असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सारा खेल तो नंबर्स का ही है। खुद गहलोत कैंप के 2 बड़े नेता अलग अलग अंक पेश कर रहे हैं और इसीलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि राजस्थान की सरकार
या पूरे देश में जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं उनको अपदस्थ करने के लिए, अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। उसी का भंडाफोड़ हुआ है। भंवरलाल जी की आवाज़ आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूँ। क्या बाकी रह गया है? उनको खुद को आगे आकर के अगर वो समझते हैं कि वो आवाज़ उनकी नहीं है तो अपना सैंपल देना चाहिए एसओजी को, जाकर के अपनी आवाज़ टेस्ट करवानी चाहिए, FSL में भिजवानी चाहिए। इसमें सचिन पायलट पूरी साजिश में लग रहा है आप लोगों के शामिल हैं, वही अभी प्रथम दृष्टया जो कल साक्ष्य सामने आए हैं उससे तो ये चीज़ लग रही है, तो उनको आगे आकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो फेल हो गया? ऑपरेशन तो उनका धराशायी होना ही था। मैंने आपको 5 दिन पहले भी कहा था, आपके चैनल पर ही कहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। कांग्रेस के कुछ विधायकों पर आरोप है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में हैं, उनके कहे में है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की हॉर्स ट्रेडिंग की कार्रवाई कर रही है, हम पहले दिन से सारे विधायकों को सचेत कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से बचें। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बनाने में नहीं, लोकतंत्र को कमजोर करने में विश्वास करती है, और ये सारी कार्रवाइयां देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में। तो आज कांग्रेस खुलकर बीजेपी पर बरसी। रणदीप सुरजेवाला सामने आया, उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी लिया और कहा कि लिंक्स काफी ऊपर तक हैं। पिछले 6 महीने में तो उन्होंने नहीं कहा। पिछले 6 महीने से वो कह रहे थे कि सरकार हम सब एक हैं, कांग्रेस का कुनबा एक है, भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। 6 महीने भी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से जब उन्होंने बात करने की कोशिश शुरू किया था, जब उनको ये पता था कि उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के PCC चीफ वो कंस्पायर कर रहे हैं, उनके पास सबूत थे, तो उनको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बात करनी चाहिए और उन सबूतों के आधार पर जो भी कुछ लीगल कार्रवाई करनी थी वो पहले भी करने को स्वतंत्र। इतने दिन तक इस बात का इंतजार क्यों कर रहे थे? ये ऑडियो जो चल रहे हैं, इसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि सच्चाई इनकी सजद हो रही है। फिर भी हमने SOG में मुकदमा दर्ज ये कराया है, नियमानुसार कार्रवाई, और नियमानुसार कार्रवाई में इसकी जांच भी होती है, लोगों के आवाज़ के सैंपल भी लिए जाते हैं, सैंपल का मिलान भी किया जाता है, और ये सब करने के बाद में जो भी निष्कर्ष सामने आते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई है। सर, आपने कितने मुकदमे दर्ज कराए हैं? 2 मुकदमे दर्ज कराए। अच्छा, आखिरी सवाल, होटल में कहा जा रहा है कितने विधायक हैं सर अभी? हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे पास 109 का संख्या बल है, और जब कभी भी अगर फ्लोर टेस्ट कहीं हुआ, संख्या बल दिखाने की जरूरत पड़ी, इससे ज्यादा ही दिखाएंगे। पायलट खेमे ने कल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इस पर सुनवाई होगी। पायलट और उनके समर्थकों ने स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। इन सभी को आज ही विधानसभा में पेश होकर जवाब देना होगा। राजस्थान का घमासान और सचिन पायलट का भाग्य दोनों किस दिशा में जाने वाले हैं, इसका फैसला आज दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच तय हो जाएगा। हाईकोर्ट की बेंच दोपहर 1 बजे पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई करेगी और विधानसभा अध्यक्ष शाम 5 बजे विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेंगे। वैसे तो विधानसभा में पेशी का वक्त पहले दोपहर 1 बजे ही तय था, लेकिन कोर्ट में मामले की सुनवाई के चलते इसका वक्त बदलकर शाम 5 बजे कर दिया गया है। पायलट खेमे ने बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन मामला तकनीकी दिक्कतों में उलझ गया। सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है, इसलिए रद्द किया जाए और असंवैधानिक घोषित किया जाए। CLP की बैठक में विधायक हाजिर नहीं रहे, इसका मतलब ये निकलता है कि वो पार्टी की सदस्यता छोड़ना चाहते हैं, इसलिए स्पीकर को नोटिस भेजने का अधिकार है। हमें अपनी याचिका में सुधार करना है। ये संवैधानिक मामला है, इसलिए याचिका खंडपीठ के सामने दायर करनी चाहिए। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कोर्ट ने पायलट खेमे की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें याचिका में सुधार की इजाजत दे दी, जिसके बाद नई याचिका में पायलट के वकील ने डिवीजन बेंच में सुनवाई की मांग की। इसके लिए कोर्ट ने आज दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। ये विप उल्लंघन का मसला नहीं है। विप का उल्लंघन सिर्फ हाउस में ही हो सकता है। वो संविधान का शेड्यूल 10(2)(1)(b) है। जो याचिका लगाई गई है वो शेड्यूल 10 के 2(1)(a) में लगाई गई है, यानी कि वॉलंटरली पार्टीज की सदस्यता छोड़ना। और वॉलंटरली छोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट किया है कि वॉलंटरली का मतलब अगर आपका कंडक्ट है, इम्प्लाइडली भी माना जा सकता है, और ये याचिका भी उसी पे लगी है। कानून और संविधान की पेचीदगियों से आगे राजस्थान में सत्ता की जंग साम दाम दंड और भेद वाले पुराने अंदाज में भी आगे बढ़ रही है।
केंद्र में एनडीए के सहयोगी और राजस्थान में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल ने एक अलग ही समीकरण का दावा करके सियासी सनसनी मचा दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर और नागौर जिले के एक एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। आरोप में कितना दम है ये कह पाना फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तय है कि राजस्थान में नंबर गेम की जोड़तोड़ तेजी से जारी है। फ्लोर टेस्ट की स्थिति में सदन से दूर रहने का दावा करने वाली सरकार की सहयोगी पार्टी बीटीपी ने मन बदल लिया है। 5 साल सरकार को मैंडेट दिया है, वो 5 साल पूरी तरह चले, ऐसे हमें बीटीपी पार्टी जो हमारे 2 विधायक है तो 5 साल चले, इसीलिए उसको मैंडेट दिया। तो जो सरकार है, जो अभी भी जिसके पास मैंडेट है, आप जानते हैं कौन से पास है, तो उसको हमारा समर्थन है अभी तक। लेकिन ऐसा उसके पास तो बहुमत है, हमारे कोई जरूरत पड़े ऐसे हमको अभी फिलहाल यही तारीख में हमको लगता। हाईकोर्ट की आज की कार्यवाही पायलट खेमे के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि अगर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो स्पीकर अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे में पायलट खेमे को बड़ा झटका लगना तय है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पहले प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ने बॉर्डर से चीन को सख्त संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह ले पहुंचे, जहां सेना से शौर्य का परिचय उनको दिया गया। रक्षा मंत्री उस पोस्ट पर पहुंचे जो तनातनी वाले पैंगोंग झील के काफी करीब है। उस मोर्चे पर जाकर रक्षा मंत्री ने हथियार उठाया और निशाना भी साधा। ये तस्वीर नहीं, संदेश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथ में हथियार लेकर निशाना साधा, लेकिन हथियार चलाया नहीं। एलएसी से सटे लद्दाख के पोस्ट से रक्षा मंत्री ने दुश्मन को बताया कि देख लो, ये है नए हिंदुस्तान का दम। अगर आंख दिखाओगे तो मिलेगा करारा जवाब। स्टकना पोस्ट पर आसमान से जमीन तक शौर्य दिखा। आसमान में एयरफोर्स गरज रहा था तो जमीन पर टैंक टारगेट फिक्स कर रहा था। रक्षा मंत्री आज लेह के स्टकना पहुंचे तो पैरा कमांडोज ने जांबाजी के साथ उनका स्वागत किया। आसमान से हवा में छलांग लगाकर ये जवान एयरफोर्स की ताकत का इजहार कर रहे थे। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर गरज रहा था, जिसका शोर सीमा पार के दुश्मनों को खबरदार कर रहा था। पैंगोंग झील के पास ये युद्धाभ्यास एक बड़ा संदेश है। संदेश उस दुश्मन के लिए जो चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। पैरा कमांडोज को लद्दाख के मोर्चे पर लगाया गया है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ा तब आगरा और दूसरी जगहों से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। तनातनी के बाद पैरा कमांडोज की तैनाती की गई। पैरा कमांडोज ऊंची पहाड़ी वाले इलाके गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और दौलत बे गोल्डी में मोर्चाबंदी के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। फ्रंट पोस्ट के पास रक्षा मंत्री के सामने सैन्य अभ्यास के मायने बड़े हैं।
खासकर तब जब सरहद पर तनातनी हो, दुश्मन चालें चल रहा हो, धोखेबाजी पर उतारू हो। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह, आज तक। तो चीन की चालबाजी का कोई एंड नहीं है। भारत की सख्ती पर बातचीत के टेबल पर तो आया, लेकिन तिकड़म कम नहीं हुई। ऐसे माहौल में रक्षा मंत्री का बॉर्डर का दौरा काफी मायने रखता है। अब चीन का ये संदेश है चीन को कि वापस जाओ, अप्रैल की पोजीशन पर लौटो। ये तस्वीर बड़ी है। बॉर्डर पर हाथ में हथियार लेकर रक्षा मंत्री ने बता दिया कि उनका निशाना कहां और किधर है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बॉर्डर से चीन को संदेश दे दिया। ये तस्वीर लद्दाख के स्कटना पोस्ट की है, जहां आज सुबह सुबह रक्षा मंत्री पहुंचे। एलएसी पर सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए रक्षा मंत्री सुबह सुबह लुकुंग पोस्ट पहुंचे, जो पैंगोंग झील के पास करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। उन्होंने एलएसी के इस पोस्ट का जायजा लिया, जवानों से बात की, उनका जोश बढ़ाया, अधिकारियों से अपडेट लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाना चीन के लिए बड़ा संदेश है। साफ संदेश है कि अब नहीं चलेगी चालबाजी, हर हरकत का माकूल जवाब मिलेगा। भारत की सख्ती के बाद चीन के तेवर ढीले हैं। अब वो बातचीत की टेबल पर है, शांति की बात कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटने की प्रतिक्रिया को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डिसंगेजमेंट पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स एरिया और पेंगोंग झील में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों जगह अभी भी तनाव बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के एलएसी और एलओसी के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज सुबह लेह हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सेना के बड़े अधिकारी उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचेंगे। यहाँ वो एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। राजनाथ के एलओसी जाने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद कल वो फिर लद्दाख लौटेंगे और एलएसी का दौरा करेंगे और जवानों से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का भी दौरा करेंगे। यानी एक ही साथ एलएसी और एलओसी दोनों मोर्चों पर भारतीय सेना की तैयारी का जायजा लेंगे। कहता हूँ अच्छा है, क्योंकि मोराल ऑफ ट्रूप्स प्लस सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी है डिफेंस मिनिस्टर के लिए। और एक मैसेज भी देना है चाइना को दोबारा कि प्रधानमंत्री के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान ने एक बहुत इस वाकया को बहुत सीरियसली। भारत और चीन में पैंगोंग झील के इलाके को लेकर भी तनातनी है। अब भी इस इलाके से चीनी सेना पूरी तरह से नहीं हटी है। ताजा विवाद से पहले पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक जाती थी। वहीं चीन के सैनिक फिंगर 4 तक आते थे, लेकिन इस बार मई में चीन ने फिंगर 4 पर कैंप बना लिया और कई तरह के निर्माण भी कर लिए, जबकि ये भारत चीन के समझौते के खिलाफ है। 14 जून को कोर कमांडर लेवल की 15 घंटे चली बातचीत में भारत ने 2 टूक बता दिया कि चीन को अप्रैल से पहली वाली जगह पर जाना ही होगा। सूत्रों की माने तो ताजा हालात कुछ ऐसे हैं। PP-14 से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे एलएसी पर है चीन की फौज। दोनों देशों की फौज के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। PP-15 पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों देशों की फौज के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। PP-17 पर अब भी 40 से 50 जवानों का जमावड़ा है। दोनों देशों की फौज के बीच करीब 600 मीटर की दूरी है। पैंगोंग के किनारे दोनों फौज की दूरी अब भी करीब 1 किलोमीटर है। दोनों देशों में गलवान और गोगरा से भी पूरी तरह हटने पर सहमति बनी है। अब रक्षा मंत्री का लेह दौरा शायद इस बात की तस्दीक है कि चीन जो कह रहा है उसे कर रहा है या नहीं। ये जो विजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो रेमिफिकेशंस है, इसका जो प्रभाव है, वो दुश्मन को भी संदेश जा रहा है कि हिंदुस्तान अब पूरी तरह से सक्रिय है।
पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और वर्स्ट सिनेरियो के लिए सबसे खराब हालत के लिए भी हिंदुस्तान की फौज और सरकार तैयार है। एलएसी पर चीन चालबाजी करता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने बता दिया है कि अब और नहीं। भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है, करारा जवाब देना भी जानता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, ले आज तक। और अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन कोरोना बाजार, जिसमें कई चेहरे बेनकाब हुए हैं जो जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ये मालूम चला कि इबोला वायरस को खत्म करने वाली दवाई रेमडेसिविर कोरोना संक्रमण के खिलाफ भी काफी कारगर है। अब जब देश में कोरोना के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए हैं तो दवा की कालाबाजारी हैरान कर रही है। सरकार ने इसी डर से दवा की बिक्री पर रोक लगाई, लेकिन ये दवा न सिर्फ खुलेआम बेची जा रही है बल्कि इसके लिए मनचाहे दाम भी वसूले जा रहे हैं। होगा कोरोना नाम की जिस आपदा ने भारत की आत्मा पर चोट की है, उसी आपदा को काला बाजार के भ्रष्टाचारी दुकानदारों ने अवसर बना लिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है सांसों का सौदा। ये सब आज तक के खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। ये जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की काला बाजारी का ऐसा स्याह सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। And it was a randomized placebo-controlled trial. This drug happens to be blocking a enzyme that the virus uses. जैसे ही पता चला कि कोरोना की लाइलाज बीमारी में ये दवा कारगर है, वैसे ही देश में दवाई बेचने वाले दुकानदारों ने इसकी कालाबाजारी शुरू कर दी। आज तक ने पड़ताल की और हमें जो पता चला वो सन्न कर देने वाला है। हमने शुरुआत की साकेत में एक निजी अस्पताल के पास इस मेडिकल स्टोर से। जगह जेकेएम फार्मेसी, साकेत, दिल्ली। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन बनकर मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंचे। उन्होंने बातचीत शुरू की। रेमडेसिविर चाहिए था, होगा? ब्लैक में मिल रहा है, पैसा नहीं मिल। ब्लैक में कितने का मिल रहा? 45। हाँ 45। 4500 का? 45,000 भैया, 5400 रुपये MRP है। अच्छा, कितने देर में मिल जाएगा? 1-1.5 घंटा भैया। हाँ 1 घंटा। बिलिंग कितने की होगी सर? बिल नहीं है, पहले बताओ, बाद में आप फिर मेरे लिए लोचा करो, वो चीज़ें मैं नहीं चाहता। पेमेंट कैसा करना होगा? पेमेंट कैश होगी। मतलब 45 के हिसाब से कितना हो गया 3 का? 45 4 12 135 हो गया। 1,35,000। 100 mg का है, एक इंजेक्शन 45 का। मतलब 5,400 रुपए की रेमडेसिविर दवा 45,000 रुपए में बेची जा रही है। वो भी तब जबकि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इस तरह दवा को काउंटर पर बेचना प्रतिबंधित है। बिना डॉक्टर की पर्ची के रेमडेसिविर की बिक्री की अनुमति नहीं है। अस्पताल में कम से कम 5 दिनों से भर्ती मरीज जिसकी हालत गंभीर हो, उसे 6 शीशियों की जरूरत होती है। साकेत से निकलकर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर दक्षिणी दिल्ली के ही यूसुफ सराय पहुंचे। जगह अंकित मंगले एंड विपिन केयर मेडिकोज, यूसुफ सराय, दिल्ली। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर यहाँ भी कोरोना संक्रमित के परिजन बनकर पहुंचे। यहाँ दुकानदार ने कैमरे पर कबूल किया कि वो रेमडेसिविर की बिक्री कर रहे हैं। रेमडेसिविर की बोली लगती है और वो उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। लास्ट टाइम में 35,000 परसों भी था। रेमडेसिविर एट्रो कंपनी की कोवी पर 35,000 एक पीस। कितना प्रिंट है? 5,400। डेली रेट इसलिए बदलता है, जिस दिन डिमांड कम होती है उस दिन रेट डाउन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितना बल्क और क्वांटिटी आ गई वो हिसाब से रेट निकाल देता है। गवर्नमेंट के लिए अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट में जा नहीं रहे, बाहर ब्लैक में रहे। मैं साफ आपको बात बता रहा हूँ। अब लिमिटेड स्टॉक है, 100 वाइल अगर आए अब वो 100 वाइल की जो है एक हिसाब से बोली लग जाती है। आपको ज़्यादा नीड है, आप कहोगे भैया ठीक है 5,000 के बदले तुम मेरे से 20,000 ले ले, मुझे दे दे, क्योंकि हर कोई अपना पेशेंट बचाना चाहता है, ऐसा नहीं है। ये बोली कहाँ पर लगता है? ये सर मार्केट में ही लग जाती है आपको, क्योंकि पीछे से रिक्वायरमेंट क्या गया। मगर इस काले धंधे का जाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है।
दिल्ली के बाद आपको मुंबई की तस्वीर भी दिखाते हैं। जगह राज फार्मा, बाबू गेनू रोड, मुंबई। हमारे संवाददाता ने यहां राज फार्मा में बातचीत शुरू की। दुकानदार ने बताया कि रेमडेसिविर की एक शीशी वो 35,000 रुपए में देगा। 30,000 रुपया बोला एक का। टोटल कितना होता है? 3 से 18, 1,80,000। 1,80 फाइनल। हाँ, उसका फाइनल 6 वायर वो कितना 100 mg है वो? हाँ 100 डंडे के लिए 100 mg। हाँ ये हेड्रोलैब वाला ही है। हाँ हेड्रोलैब जी ओरिजिनल रहेगा। हाँ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। दिल्ली से मुंबई तक आज तक के कैमरे पर ये दुकानदार बेनकाब हो गए हैं। कोरोना के साथ साथ लालच के इस सामाजिक वायरस से भी निपटने की सख्त जरूरत है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली से मोहम्मद हिजबुल्लाह और मिलन शर्मा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।